गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि यूनिट एंड डायमेंशन में अभी तक हम यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव यूनिट और ड्राइव क्वांटिटी के बारे में बात की थी। और यूनिट के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि क्या हमारे पास CGS होता है, MKS, FPS और 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक नए SI सिस्टम के अंदर रखा गया था। तो इस तरीके से हमने कैसे एक यूनिट को, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट को कैसे CGS में कन्वर्ट करें, तो वो सारी चीज़ें यूनिट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट डायमेंशंस। तो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन, डायमेंशंस क्या होती है? इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। यानी जो भी मेरे पास फंडामेंटल यूनिट होगी, उन फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होगी उन्हीं को बोलेंगे डायमेंशंस। जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स मुझे पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है फोर्स। या फिर क्या लिखते हैं फोर्स को, m इंटू ए। फोर्स को क्या लिखते हैं, m इंटू ए। अगर यहाँ पे F इक्वल टू m इंटू ए, यानी मास के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा यूनिट क्या होगी मास के लिए, तो उसको आप डिफाइन करोगे किसमें, kg में। और अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी मेरे पास, ये होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड की पावर -2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, अगर मेरे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड और ये पावर ऊपर जाके मीटर सेकंड की पावर -2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे kg की पावर क्या 1 होगी, क्या मीटर की पावर 1 होगी। तो ये जो पावर्स आपको दिख रही हैं 1, 1 और इधर -2, इन पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। और किलोग्राम मीटर सेकंड मेरे पास क्या होती थी, ये होती थी फंडामेंटल यूनिट। और अगर किलोग्राम को किसके लिए करते हैं, मास के लिए। एक्सेलरेशन है मेरे पास मीटर लेंथ के लिए और S मेरे पास टाइम के लिए। तो इस तरीके से मास, लेंथ और टाइम वो मेरे पास होती थी फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डायमेंशन, अगर ये क्वेश्चन कई बार नीट और जे में पूछेगा, हर साल पूछता है क्वेश्चन कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मुझे दी हो तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे बनाएं। तो मेन जो चीज़ है डायमेंशन हम समझ गए। अब इस डायमेंशन को समझने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है वो ये पूछेगा कि भाई अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो उसको हम यहाँ पे सीखेंगे आज। ये डायमेंशन हो गया मेरे पास। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ कि डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर जो मास होगा उसको डिफाइन करूंगा मैं कैपिटल M से। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, और ये आपको ब्रैकेट यहाँ पे इस तरीके से लगाना पड़ेगा। मास के बाद अगर बात करता हूँ लेंथ की, लेंथ के लिए कैपिटल L, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो मेरे पास होती है वो होती है टाइम, और इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो 1, 2 और ये मेरे पास 3, यानी मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा। और भी यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको लिखवाया था एम्पियर, कैपिटल ए, टेम्परेचर, थीटा, तो उनको भी हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एरिया, क्या लेता हूँ, एरिया क्या होता है मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। भाई अगर कोई भी मुझे इस तरीके से कोई शेप मुझे दी है और ये लेंथ है ये, और यहाँ पे विड्थ इसकी b है, तो एरिया मेरे पास हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और L मेरे पास है लेंथ, तो लेंथ के लिए मैंने क्या बताया, कैपिटल L। और यहाँ पे b मेरे पास क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ को भी एक लेंथ की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, इसके लिए भी लिखूंगा L। तो A के लिए, एरिया के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा L स्क्वायर। इट इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, एरिया L इंटू बी, एरिया लेंथ के लिए L और B के लिए भी L, और डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर। जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम मेरे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
ठीक है। तो लेंथ के लिए भी L, ब्रेथ के लिए भी यहाँ पे L और हाइट के लिए भी यहाँ पे L। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा L3। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एरिया, वॉल्यूम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट करो, फिर मैं और आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला आपको मैं लिखा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम देख चुके हैं, इसके बाद हम बात करेंगे और भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की, कैसे उनका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे। जैसे एरिया और वॉल्यूम के बाद जैसे मैं आपको लिखाता हूँ यहाँ पे अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी मेरे पास, इसको रो से हम रिप्रेजेंट करेंगे और रो मेरे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रो इक्वल टू, ऊपर मेरे पास है मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, और नीचे मेरे पास होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए कैसे डिफाइन करेंगे? L3। तो रो मेरे पास कितना हो जाएगा? mL⁻⁻3। तो ये मेरे पास डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जैसे फोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फोर्स के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो फोर्स मेरे पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, कैपिटल F। तो मास के लिए क्या लिखूंगा मैं? कैपिटल M लिखूंगा। और एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है? इस एक्सेलरेशन के मेरे पास होगा, ये होता है मेरे पास LT-2। क्या होता है? LT-2। तो फोर्स मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mLT-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा फोर्स के लिए। अब एक्सेलरेशन के लिए मैंने LT⁻⁻2 कैसे लिखा है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्पीड की, स्पीड या वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में मीनिंग में यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड और वेलोसिटी के लिए, जैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो लिखते हैं मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मीटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ L, और नीचे सेकंड है मेरे पास, सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये लिख दूंगा T। तो अगर वेलोसिटी के लिए या फिर स्पीड या वेलोसिटी के लिए डिफाइन करना चाहूँ, लिख सकता हूँ LT-1। ये आंसर होगा मेरे पास। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक्सेलरेशन क्या लिखता हूँ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? LT-2, क्योंकि मीटर के लिए L और सेकंड मेरे पास क्या है? टाइम। और अगर सेकंड का स्क्वायर होगा तो टाइम का भी स्क्वायर होगा, और उस टाइम को अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो LT⁻²। तो ये मेरे पास हो जाएगा LT⁻²। इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन। इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, एक्सेलरेशन के बारे में आपने लिख लिया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है जी, ओके। फोर्स के बाद अगर कोई मुझसे पूछता है मोमेंटम, क्या पूछता है? मोमेंटम मेरे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला पूछा तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन्स लॉ के बाद इसमें मैकेनिक्स के अंदर इसकी खूब चर्चा हम करेंगे। तो मास के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैपिटल M लिख सकता हूँ, और वेलोसिटी के लिए LT-1। तो मोमेंटम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास mLT-1। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के बाद एक आपने टर्म पढ़ी होगी इम्पल्स, या फिर इसे इम्पल्स फोर्स भी हम लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या होता है? ये होता है चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? इम्पल्स या फिर इम्पल्सिव फोर्स। क्या होता है ये? चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स है जो बहुत कम टाइम के लिए किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं, जैसे ही बॉल आती है तो बैट्समैन उस बॉल को बैट से हिट करता है, तो वो जो बॉल और बैट के बीच का जो फोर्स होता है बहुत कम टाइम के लिए लगता है। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स या फिर इम्पल्स फोर्स। तो हमने क्या किया? उस बॉल का मोमेंटम चेंज कर दिया, यानी इम्पल्स फोर्स को अगर मैं
लिखना चाहूँ तो लिखूंगा F इक्वल टू dp/dt, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से अगर मैं मोमेंटम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो लिखूंगा फोर्स इंटू dt, तो यानी P इक्वल टू F इंटू टी, एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम के ये इम्पल्स फोर्स के लिए मैं लिखना चाहूँगा अगर फॉर्मूला, तो फोर्स के लिए मुझे पता है डायमेंशन फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूँ, mL/t-2 ये होता है, और टाइम के लिए मेरे पास होता है कैपिटल T। तो P के लिए मैं लिख सकता हूँ mL/t-1, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक बात देख सकते हैं कि जब मैं मोमेंटम की बात करूँगा और जब मैं इम्पल्स फोर्स की बात करूँगा तो दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे सेम आता है। मोमेंटम के लिए mL/t-1 और इम्पल्सिव फोर्स के लिए mL/t-1। तो ये एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम इम्पल्सिव फोर्स के लिए। ठीक है जी, चलिए ये नोट करिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखो मोमेंटम इम्पल्स फोर्स, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं डायमेंशन फॉर्मूला, किसके लिए? डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा एक बात आप यहां पे ध्यान रखें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि सपोज करो कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, क्या है मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है मेरे पास, सपोज करो इसकी इनिशियल लेंथ मेरे पास है 2 मीटर, और इसके ऊपर मैं इधर से एक फोर्स लगाता हूँ। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है 2 मीटर, और एक यहाँ पे मैं फोर्स लगा लेता हूँ। अब देखना इसके बाद कैसे करेंगे। अगर मैं इसको फोर्स लगाने के बाद इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देता हूँ, भाई फोर्स मैंने लगाया और स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो गई, ये तो लेंथ थी मेरे पास होगी 2 मीटर, देखो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, और ये कितना आया, सपोज करो ये हुआ मेरे पास एक्सटेंड 1 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ चेंज इन लेंथ, क्या लिखना चाहूँ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स में क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर ये मेरे पास होता है यहाँ पे x2 मेरे पास कितना हो गया 3 मीटर हो गया, 2 इंटू 2 + 1, और यहाँ पे x1 मेरे पास कितना है 1 मीटर, ये 1 मीटर हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स में क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा x2 - x1, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से x2 मेरे पास है 3 - x1 मेरे पास है 1, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर। तो ये बात बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि जब भी आप लेंथ की बात करें या फिर जब भी आप चेंज इन लेंथ की बात करें, जैसे यहाँ पे चेंज इन लेंथ है, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी हो सकता था, जैसे हमने देखा कि इम्पल्स के केस में चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं खाली लेंथ की बात करता हूँ तो लेंथ को किस में डिफाइन करूँगा, मीटर में, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा मेरे पास कैपिटल L, और डेल्टा एक्स जो मेरे पास है ये भी मेरे पास मीटर में आया, तो इसके लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला L। तो ध्यान रखिए हमेशा जब भी चेंज के लिए बात करेगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ जो भी यहाँ पे क्वांटिटी होगी चेंज इन के साथ, तो वही डायमेंशन फॉर्मूला भी चेंज के साथ आएगा जो इस क्वांटिटी का होता है। ठीक है, जैसे चेंज इन लेंथ के लिए भी L आया और लेंथ के लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला L आया, तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँ तो वो मेरे पास होता है वर्क। वर्क के बारे में आपने पढ़ा है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो फोर्स के लिए मुझे पता है कितना होता है mL/t-2, ये होता है फोर्स के लिए, और डिस्प्लेसमेंट तो एक लेंथ की फॉर्म डिफाइन करेगा, इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल L। तो वर्क के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ mL²t-2, तो इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो ये हो जाएगा mL²t-2। ठीक है, वर्क के बाद अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, देखिए जब भी आपसे एनर्जी की बात करेगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर टोटल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सब के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा वो एक ही रहेगा। हो सकता है उनका मीनिंग अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एनर्जी को डिफाइन करके आपको दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है 12mv², हम जानते हैं 10th में भी पढ़ते हैं इसको, 12mv², ये होता है। अब ये जो हाफ मेरे पास होता है ये मेरे पास होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। और ध्यान रखें यहाँ पे नोट करके लिखें,
फोर कांस्टेंट नो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी वैलिड। यानी एक कांस्टेंट नंबर के लिए, जैसे कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 इस तरीके से कोई भी नंबर हो, तो इस तरह की क्वांटिटी के लिए कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है। तो इस केस में अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो, यानी फोर कांस्टेंट, अगर किसी कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या करोगे, तो इसको सिंपल ऐसे लिख के आप लीव कर सकते हो, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा आंसर। यानी ये डायमेंशन होगी किसके लिए, एक तरीके से डायमेंशन लेस होता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे एनर्जी के लिए ये लिख लिया होगा आपने, इधर नहीं लिखा तो इसको नोट कर लें पहले, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हाँ ये तो डायमेंशन लेस हो गया, लेकिन सवाल ये है, अच्छा तो डायमेंशन लेस होगी ये वाली क्वांटिटी, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालें। काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको कंसिडर करेंगे mv², यानी जो कांस्टेंट होगा इसको हम लीव कर सकते हैं। तो m मेरे पास क्या है, तो मेरे पास मास है, मास के लिए हो जाएगा कैपिटल M, और v मेरे पास क्या है, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए LT - 1, और यहाँ पे लिखेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है मेरे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा m, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा m, कैपिटल M, और इसके लिए क्या होगा, इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो L² और t की पावर -2, m L² t की पावर -2। तो एनर्जी के लिए, एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा m L² t -2, ठीक है। ये आंसर होगा मेरे पास। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एज इट इज़ है जो मेरे पास वर्क के लिए आया था, ठीक है। तो वर्क एनर्जी के बारे में मैंने बात कर ली, कांस्टेंट के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं पावर की। पावर मेरे पास होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर वर्क डन, वर्क डन भी इसको कई बार बोल देते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम ये होता है। तो पावर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अगर पावर को मैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वर्क या एनर्जी के लिए m L² t -2 ये होता है मेरे पास, और नीचे मेरे पास है टाइम। तो टाइम के लिए क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा कैपिटल T। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m L² t, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो -2 है मेरे पास, और यहाँ पे t हो जाएगा -1, ये -1 हो जाएगा, t को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो पावर ऑटोमेटिक यहाँ पे कितनी हो जाएगी, m L² t -3, कितनी हो जाएगी पावर, देखो m L² t -2 और नीचे मेरे पास है टाइम, तो m L² t ऊपर जाएगा -1, तो m L² t की पावर कितना, -3। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा पावर के लिए। तो ये था काइनेटिक एनर्जी, वर्क और पावर के लिए, इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी और पावर के बारे में हमने देख लिया डायमेंशन फॉर्मूला कैसा है। तो एक बात आप ध्यान रखें कि अभी तक जितने भी क्वांटिटी के बारे में मैंने यहाँ पे बात की है, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब काइनेमेटिक्स के रिगार्डिंग हमने बात की है, या फिर थोड़ा सा मैकेनिक्स का जो पार्ट है। अब थोड़ा सर्कुलर मोशन के बारे में देख लेते हैं कि जो टर्म हम आगे चल के सर्कुलर मोशन में यूज़ करेंगे, उनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। देखो सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करता था तो लीनियर मोशन में बात करता डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात होगी तो मोशन कैसा यहाँ पे सर्कुलर है, लीनियर तो नहीं है। अगर सर्कुलर होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा एंगल की बात भी वहाँ पे आएगी। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहली टर्म जिसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है वो होता है मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे निकालेंगे, अगर कोई सर्कुलर मोशन इस तरीके से है और ये सेंटर है मेरे पास O, क्या मान लेता हूँ सेंटर को O मान लेता हूँ, सिंपल ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस तरीके से, तो अगर ये एंगल है θ1 और ये बड़े वाला एंगल है मेरे पास कितना, θ2,
कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप इस पोजीशन पे थे और कुछ देर घूमने के बाद आप यहाँ पे पहुँच गए। एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, नहीं तो सर्कुलर मोशन के अंदर इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन आपकी यहाँ पे थी और घूम करके आप फिर कहाँ पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए। तो यानी यहाँ से एंगल कहाँ से मेजर करना है, इस रेफरेंस लाइन से मेजर करना है। यहाँ से है θ1, यहाँ से है θ2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? क्या ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी? बिल्कुल सही। क्या ये आपकी फाइनल पोजीशन थी? बिल्कुल सही। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते थे हम कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, तो अगर मैं लिखना चाहूँ डेल्टा थीटा तो लिखूंगा θ2 माइनस θ1, ये होगा मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी डेल्टा थीटा ये वैल्यू होगी मेरे पास, ये होगा मेरे पास डेल्टा थीटा। ठीक है, अब डेल्टा थीटा यानी ये मेरे पास क्या है कि एंगल की फॉर्म है। तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, नो डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे हम कांस्टेंट में करते थे, तो अगर किसी एंगल के लिए मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, m⁻0 l⁻0 t⁻0। किसके लिए है ये मेरे पास? ये है मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी नो डायमेंशन फॉर्मूला, कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि रेडियन इज द डायमेंशन लेस यूनिट फॉर ए एंगल। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट करके आप लिख सकते हैं कि रेडियन इज ए डायमेंशनलेस यूनिट फॉर ए एंगल। क्योंकि रेडियन यूनिट किसकी होती है, एंगल की होती है। तो रेडियन इज ए डायमेंशनलेस यूनिट फॉर ए एंगल। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद किसकी बात करेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपको पता होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता था तो वहाँ पे उसके बाद बात आती थी वेलोसिटी के बारे में। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात होगी तो बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको डिफाइन करता हूँ मैं ओमेगा से, तो ओमेगा मेरे पास क्या होगा, ये होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और एंगल है ऊपर मेरे पास, तो एंगल के लिए तो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है। तो ये तो मेरे पास हो जाएगा m0 l0 और t यहाँ पे 0, ये लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। और नीचे मेरे पास है टाइम, तो टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T लिख सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आएगा मेरे पास t⁻⁻1, ये आएगा फॉर्मूला t⁻⁻1 किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। अच्छा, जैसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करते थे, वेलोसिटी करते थे, उसके बाद बात किसकी करते थे, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन मेरे पास होता था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये सब हमने 10th में पढ़ा है। ठीक है, बात करेंगे इसकी काइनेमेटिक्स के अंदर। तो थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या लिखूंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन करता हूँ अल्फा से। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अल्फा। और ये मेरे पास क्या होता है, ये होता है मेरे पास ओमेगा। तो कई बार हमें टर्म पता नहीं होती तो आप लिख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी डब्लू ओमेगा, डब्लू टाइप जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं हम ओमेगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास इसको डिफाइन करते हैं अल्फा से। तो एक्सेलरेशन मेरे पास होता था चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी d⁻/dt, ये लिख सकते हैं। तो अगर इसके लिए मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए तो कैसे निकालेंगे? क्या मुझे एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैंने निकाल चुका हूँ यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला t-1, और नीचे मेरे पास है टाइम, देखो ऊपर ओमेगा t-1 और नीचे टाइम के लिए t। तो अल्फा के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t⁻⁻, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नो डायमेंशन फॉर्मूला, कोई डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा t⁻⁻1। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा t⁻⁻2। इसको आप नोट करो, फिर थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, देखो ये था सर्कुलर मोशन के बारे में। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे पढ़ें
तो कॉपी और पेन अपना साथ लेकर के बैठें, नोट्स बनाते रहें प्रॉपर, क्योंकि एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। नीट, जेईई मेन और जेईई एडवांस तक का लेवल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपसे बार बार बोलता हूँ इस बारे में कि कॉपी और पेन लेकर के बैठें और नोट्स बनाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोशिश करें कि 2 या 3 कलर के पेन आपके पास हों, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये था थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन में एक टर्म और भी आती है जिसको मैं बोलता हूँ, एक टर्म और इसमें यूज होती है जिसको मैं बोलता हूँ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम की मैंने बात की थी, ये होता है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। इसकी चर्चा बड़े अच्छे तरीके से हम करेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि सर्कुलर एंगुलर की बात आ गई तो कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन की बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रेडियस वाली जो टर्म होती है यहाँ पे और ऐड हो जाती है। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, क्योंकि अभी तो हमें खाली फॉर्मूला फाइंड आउट देखना है यहाँ पे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए ये होता है मेरे पास mv, यानी मोमेंटम इंटू रेडियस। रेडियस किसका? उस पार्टिकल का जो पार्टिकल जितने भी सर्कुलर मोशन करेगा, यानी उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा, उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे मोमेंटम के साथ। एम भी मेरे पास मोमेंटम और आर मेरे पास उस सर्कल का रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम, तो एम इंटू वी, यानी मास के लिए लिखूंगा कैपिटल एम, वी मेरे पास है वेलोसिटी, ये होगा एल टी माइनस 1, ये लिखते हैं। और आर के लिए लिखेंगे कैपिटल एल। तो एंगुलर मोमेंटम यानी इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये देख सकते हैं आप क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, एम वी इंटू आर। एम मास एम के लिए कैपिटल एम, वेलोसिटी के लिए एल टी की पावर माइनस 1 और रेडियस मेरे पास एल है, इसको लिखेंगे एल। तो एल के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा एल स्क्वायर, एम और टी की पावर हो जाएगा -1। तो एक इसके बारे में हुआ डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे आती है जिसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क मेरे पास होता है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है, क्या होता है टॉर्क? तो टॉर्क भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर ही एक ऐसी कुछ टर्म होती है फोर्स की जिसको रेडियस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। सपोज करो कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक रोड है 1 डायमेंशनल, जिसकी लेंथ कितनी है, चलो इसकी लेंथ में आर ही मान लेता हूँ, आर। और इस पॉइंट पे मैं इस रोड को, इस 1 डायमेंशनल रोड को क्या कर देता हूँ, 1 डायमेंशनल रोड को, इसको मैं यहाँ से हिंज कर देता हूँ। देखो फिक्स और हिंज में फ़र्क है। फिक्स मेरे पास क्या होगा, फिक्स इस तरीके से होता है और इस रोड को मैं अगर ऐसे लगा दूंगा। फिक्स होने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो किसी भी पॉइंट पे कैसे भी अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊँ तो ये जो रोड होगी ये कभी भी मूव नहीं कर सकती, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अच्छा, लेकिन हिंज होने का मतलब ऐसा होता है कि अगर इस पॉइंट से मैं हिंज कर देता हूँ, जैसे हिंज करने का मतलब कि यहाँ पे जैसे अगर मेरे पास ये मार्कर है और यहाँ पे इसको मैं ऐसे हिंज कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ से मैंने हिंज कर दिया, ये कर दिया, तो जैसे इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर सकता है मार्कर, इस पॉइंट के वो जैसे ही है इस पॉइंट का वो ऐसे रोटेट कर सकता है, यानी पूरा ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन अगर इसको मैं फिक्स कर दूँ तो चाहे ऊपर फोर्स लगाऊँ, चाहे नीचे, चाहे आगे, चाहे पीछे, तो ये मूव नहीं करेगा। तो हिंज होगा। हिंज होने का मतलब कि देखो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूँ, ऊपर से ये लगाता हूँ, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये रोड कुछ ऐसे हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाएगी, यानी ये इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगी। तो आपने अब इस रोड के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगाया, ये देखो, ये तो है डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ हो गई मेरे पास, ये डिस्टेंस हो गया, और फोर्स आपने लगाया ऊपर से। तो ये फोर्स और ये आर क्या आपस में परपेंडिकुलर होंगे? परपेंडिकुलर होंगे तभी यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा। या फिर फोर्स ऊपर से, या फिर ऐसे भी लगा सकते हो, अगर फोर्स मैं यहाँ पे नीचे से लगाता हूँ तब भी ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तब ये रोड ऊपर जाएगा। लेकिन दोनों केस में आप देख सकते हो कि ये जो लेंथ है ना, ये जो आर है, आर और एफ दोनों आपस में हमेशा कैसे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब आप फोर्स यहाँ पे निकालना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूँ या फिर ऐसे लगा दूँ तो इस केस में रोड का मूवमेंट नहीं हो सकता, कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी टॉर्क क्रिएट यहाँ पे नहीं होगा। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0, क्योंकि अगर फोर्स ऐसे लगाओगे तब भी रोड एफ और आर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे दोनों कैसे रहेंगे आपस में, ये रहेंगे, इनके पैरेलल रहेंगे, इनके बीच का एंगल होगा 0। और अगर ऐसे फोर्स लगाओगे और आर ऐसे होगा तो दोनों का एंगल होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा तब 180 डिग्री, तब भी वहाँ पे कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। तो टॉर्क के लिए फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेकिन चलिए इसकी बात हम करेंगे आके मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे हमें देखना है डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स एम एल टी माइनस 2,
और रेडियस है मेरे पास, ये तो लेंथ है, इसके लिए लिख सकता हूँ कैपिटल एल। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस, इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टॉर्क। तो ये मेरे पास हो गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ टर्म, ये हो गई मेरे पास टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क ये आप लिख सकते हो यहाँ से, इसको नोट करो, फिर मैं आगे आपको और भी कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे बताता हूँ। नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं आगे। स्क्रीन को आप पॉज करके आराम से इसको, स्क्रीन को रोक करके आराम से इसको नोट कर लें, ठीक है, ऐसे कर लिया करें नोट आप। चलते हैं, टॉर्क के बारे में हमने बात कर ली है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर ली है। एक टर्म यहाँ पे आती है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। कैपिटल आई मेरे पास होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसकी बात करेंगे आगे चल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो अगर इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो मास के लिए लिखूंगा यहाँ पे कैपिटल एम, और आर मेरे पास एक लेंथ की फॉर्म होगी, इसके लिए हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसके लिए स्क्वायर हो जाएगा। तो आई के लिए डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो होगा एम एल स्क्वायर। क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला, मास इनटू आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर, यानी एम एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक इसके बाद आपने एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला मुझसे पूछ ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर, तो अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका मुझसे अगर पूछ ले कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने 9th में बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो मास के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो होता है Gm1 M2, यानी दोनों बॉडी का मास, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो G की मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं G को मैं ऐसे लिख सकता हूँ F इंटू आर स्क्वायर और नीचे M1 इंटू M2। G इक्वल फोर्स के लिए क्या लिख सकता हूँ MLT माइनस 2। फोर्स तो मेरे पास ग्रेविटेशन फोर्स हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, किसी भी फोर्स की बात करें डायमेंशन फॉर्मूला एक फोर्स का हमेशा सेम ही रहेगा। और R के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ L स्क्वायर, नीचे मास के लिए कैपिटल M और इस मास के लिए भी कैपिटल M। तो G के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक M से इस M को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा L क्यूब T माइनस 2, L क्यूब T माइनस 2, और इस M को अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो लिख सकता हूँ M की पावर -1। तो G की मेरे पास क्या हो जाएगा, G मेरे पास हो जाएगा M इनवर्स, ये हो जाएगा L की पावर 3 और T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक मेरे पास टर्म आती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या आती है टर्म मेरे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कई बार आई की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। किसकी फॉर्म में, आई की फॉर्म में। ये अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसकी बात हम करेंगे, इसकी बात अभी हम करेंगे। पहले आप इसको आराम से नोट करो, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मैं बताता हूँ क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसमें लिख लेते हैं। देखो, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फोर्स पर यूनिट मास। जनरली ये होता है फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी होता, तब भी सेम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स हम क्या लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो जाता तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट मास। तो आई के लिए मैं लिखूंगा, फोर्स के लिए क्या लिख सकता हूँ, MLT माइनस 2, और M के लिए लिखूंगा कैपिटल M, ये लिख सकते हैं। तो एक M से एक M कैंसिल, तो I की यूनिट क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी LT माइनस 2, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए डिफाइन कर सकता हूँ LT की पावर -2। ठीक है, ये लिख लो आप। ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो उसको नोट कर लें। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन में एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए कैसे डिफाइन करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, यानी V के लिए ये होता है वर्क डन पर यूनिट मास। क्या होता है वर्क डन पर यूनिट मास, यानी किसी m मास के पार्टिकल को किसी ग्रेविटेशन फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क करना होगा उसको ही बोलेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी बात करेंगे ग्रेविटेशन में। तो अगर इसके लिए मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, तो वर्क डन के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था mL²T-2 और मास के लिए कैपिटल M। तो V की यूनिट क्या हो जाएगी मेरे पास, एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L²T-2। इट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये मेरे पास कुछ डायमेंशंस हैं, इसको आप नोट करो। फिर इसके बाद एक मैं नोट करके आपको ऐसी क्वांटिटीज़ कुछ लिखा देता हूँ जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, तो वो पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिख लोगे तो आपको वहाँ पे याद रहेगा। तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ उसके बाद। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा सबने। ग्रेविटेशन पोटेंशियल, फील्ड इंटेंसिटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसके बारे में हम देख चुके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूँ। अब मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखाता हूँ कि जिन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं बात करूँगा जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेवलेंथ, तीनों के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेवलेंथ। ठीक है, पॉइंट्स सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है जी, सेम डायमेंशन फॉर्मूला। सेकंड मेरे पास होता है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्पीड या बात करता हूँ किसकी, वेलोसिटी की, तो स्पीड और वेलोसिटी के केस में दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले हमेशा सेम रहते हैं। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, इनके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमेशा सेम रहता है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो वर्क एनर्जी और टॉर्क, इनके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद अगर बात करता हूं मैं यहाँ पे मोमेंटम, या फिर बात करेंगे किसकी, इम्पल्स की, तो मोमेंटम और इम्पल्स के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आएगा वो हमेशा सेम रहता है। इसको आप नोट करो, फिर मैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटी उनके बारे में भी आपको लिखवाता हूँ जिनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। लिख लिया होगा सबने, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, मोमेंटम और इम्पल्स। और भी मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे, और भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, पॉइंट्स यहाँ पे हैं सेम डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपने लिखा होगा। तो फिफ्थ पॉइंट तक के बाद आता है 6। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी और मेरे पास होता है फ्रीक्वेंसी, कितना होता था इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये होता था T-1 फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एक मेरे पास आता है प्लैंक कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट तीनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। अब प्लैंक कांस्टेंट के लिए कैसे निकालेंगे, प्लैंक कांस्टेंट होता है मेरे पास E = H/F। किसी रेडिएशन की कितनी एनर्जी होगी और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होगा वही किसको बताएगा, प्लैंक कांस्टेंट को। तो E एनर्जी, H मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट और F मेरे पास फ्रीक्वेंसी। मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे इसकी। तो H के लिए अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालूँ, ये कितना हो जाएगा, E/F। एनर्जी के लिए mL²T-2, और फ्रीक्वेंसी के लिए कितना होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ E/F, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना होता है, T-2।
हाँ देखो, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट, ये मेरे पास होता है t-1। तो यहाँ से अगर h के लिए मैं लिखना चाहूँ डायमेंशन फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट के लिए, तो कितना हो जाएगा वो होगा यहाँ पे, अगर इस t को मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ तो ये हो जाएगा ml² और t ऊपर 1 और ये हो जाएगा ml² t-1। किसके लिए? प्लैंक कांस्टेंट के लिए। ये सेम नहीं होगा, इसको आप अलग लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के लिए t-1, फ्रीक्वेंसी के लिए भी कितना t-1। तो ऐसे ही अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है प्लैंक कांस्टेंट के लिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट E = h/f। h मेरे पास हो जाएगा E/f, E मेरे पास होगा ml² t⁻⁻2 और नीचे t⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ml² t-1। तो ये एक बार जे में शायद पूछा था कि प्लैंक कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करो, ठीक है। इसके बाद ये अलग से लिख लेना, इन दोनों का सेम रहेगा, इसका फॉर्मूला अलग होता है। एक मेरे पास होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स, इनके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एक मेरे पास होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक टर्म होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स, इन दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो v मेरे पास है, v के लिए l t-1 ये लिख सकता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला, और dx मेरे पास क्या है? सिंपल l है। इस l से एक l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? t-1। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट तीनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा। देखो, एंगुलर वेलोसिटी t⁻⁻1, फ्रीक्वेंसी t⁻⁻1 और वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए भी t⁻⁻1। तो इस तरीके से ये आप याद रखें, 0.6 तीनों के लिए सेम रहेगा और 0.7 एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला t⁻⁻1। इसको आप नोट करो, फिर थोड़ा सा मैं आगे भी आपको बताता हूँ। कुछ फिजिकल क्वांटिटी और भी हैं जिनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। ये लिख लिया होगा सबने। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद एक और भी आते हैं पॉइंट, जैसे 0.7 तक हम लिख चुके हैं। अगर 0.8 की मैं बात करता हूँ, 0.8 के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और लेटेंट हीट, इन दोनों के लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो मैंने आपको बताया था कि वर्क डन पर यूनिट मास होता है, लेकिन लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो हीट होती है जो हम किसी बॉडी को सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने के बाद उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो तो रहता है कांस्टेंट, और उसकी जो फेज है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर वो सॉलिड फॉर्म में तो चेंज होके किस में चला जाएगा? लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड होगा तो किस में चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम कितनी हीट दें कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसकी फेज चेंज हो जाए, तो उसे दी हुई हीट को, यानी उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। इसकी थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से हम बात करेंगे, वहाँ पे काफ़ी यूज़ भी होगा इसका। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, और फॉर्मूला इसका होता है m/L। L मेरे पास लेटेंट हीट और m मेरे पास मास, ठीक है। तो लेटेंट हीट के लिए अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूँ, Q = m/L होता है। m के लिए होगा कैपिटल M, और यहाँ पे L के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल हीट के लिए हम लिख सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म होती है, तो mL² t-2, यानी Q के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? m²L² t-2। चेक कर लेते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल मेरे पास होता है वर्क डन पर यूनिट मास। क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट मास, ये होता था मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो mL² t- इस m से m कैंसिल, तो क्या बचता था? t² - 2। ये किसके लिए? ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए। लेटेंट हीट के लिए मैंने क्या बोला? Q = m/L। तो देखो, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से। Q = क्या होता है? m/L। तो L होता है लेटेंट हीट, Q/m ये लिखेंगे। L = Q के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी है mL² t-2,
और नीचे मेरे पास मास के लिए कैपिटल एम। देखो एल की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो एल की क्या हो जाएगी Q/m। क्यू मेरे पास एनर्जी है, एक हीट है, तो उसके लिए mL²T-2, m से m कैंसिल, तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगी L²T-2। ये एल अलग है और ये एल अलग है। तो आप देख सकते हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल और लेटेंट हीट। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, Q=m×L। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देख तो आगे मैं बताता हूँ कैसे इसको निकालेंगे। देखो हाँ, यहाँ पे एल की वैल्यू हम निकालेंगे, एल के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, एल इज द लेटेंट हीट। ओके ठीक है, देखो इसके बाद एक टर्म मेरे पास होती है स्ट्रेस। क्या होती है स्ट्रेस? एक होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक टर्म होती है मेरे पास प्रेशर। तो स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर, इन दोनों के लिए, तीनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है। तो स्ट्रेस को लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, वो रॉन्ग डेफिनेशन होती है। स्ट्रेस इज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम ही आएगा। फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, mL²T-2, और एरिया के लिए L²। स्ट्रेस इज नॉट फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स mL²T-2, नीचे L²। तो स्ट्रेस के लिए अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, बेसिक फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अगर इस L² से ये L² कैंसिल, तो mt-2। तो ये जो mt-2 है ये स्ट्रेस के लिए भी रहेगा, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर। और ये प्रेशर के लिए भी क्या होगा, mt⁻²। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद एक मेरे पास टर्म आती है सरफेस टेंशन, और इसके साथ एक टर्म होती है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। जैसे सरफेस टेंशन को मैं डिफाइन करता हूँ सिग्मा से, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी लिक्विड की सरफेस के ऊपर किसी पर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में बड़े फील के साथ इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो फोर्स के लिए क्या लिख सकता हूँ, mL/T-2 डिवाइड बाय L। तो एक L से एक L कैंसिल, तो सिग्मा के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mt-2। ठीक है जी। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला, किसी स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगेगा वो होता है F=K×X। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x मेरे पास स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर K की यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला में निकालना चाहूँ, वो लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स हो जाएगा mL/T-2, और नीचे मेरे पास हो जाएगा L। तो K की जो यूनिट आएगी यहाँ पे निकल के कितनी आएगी, mt-2। ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, स्ट्रेस के लिए निकाल सकते हैं, तीनों के लिए सेम रहेगा। सरफेस टेंशन के लिए भी देखो सेम है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए भी सेम है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, F=K×X। इसको आप नोट करें, फिर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कुछ डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है। ओके, जल्दी से नोट कर लें इसको। चलिए अब मैं नोट करके आपको एक चीज़ लिखाता हूँ, देखो। एक नोट करके यहाँ पे लिखें, नोट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक या फिर ln की फॉर्म में भी हो, उसको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। These all quantity are dimensionless। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा ऐसा आपको दिख जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन कोई लॉग की फॉर्म में दिख जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर में कुछ दिया, e की पावर x, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा,
या फिर log x ln x e की पावर x e की पावर y, इस तरह की क्वांटिटी अगर कहीं भी आपको दिख जाए हमेशा कैसी रहेंगी, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी रहेंगी। उनके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है। अच्छा, कुछ मैं आपको लिखा देता हूँ कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे इसमें सबसे पहले एक होता है मेरे पास और रिलेटिव एरर। ये क्या होता है? ये होता है एरर बाय ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला होगा? एरर बाय ट्रू वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सपोज करो मैं आपको एक धागा देता हूँ, एक थ्रेड देता हूँ और मैंने आपको बोला थ्रेड की एग्जैक्ट लेंथ मेजर करके मुझे बताओ कितनी होगी, तो आपने आप जो मेज़र करके लाए वो कितनी मेज़र करके लाए? ये सपोज करो मेरे पास थ्रेड है, आपने मेज़र की 5 सेंटीमीटर। कितनी मेज़र की? 5 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जैक्ट इसकी लेंथ कितनी थी? इस थ्रेड की लेंथ कितनी थी एग्जैक्ट? वो थी 5.2 सेंटीमीटर। कितनी थी एग्जैक्ट? 5.2 सेंटीमीटर। तो ये 5.2 मेरे पास क्या हो गई? ये तो मेरे पास ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू कहने का मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है। और एरर यहाँ पे कितना होगा? एरर होगा 5.2 माइनस 5, 0.2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एरर होगा। तो रिलेटिव एरर कितनी आ जाएगी? एरर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 0.2 डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू कितनी है? 5.2 यानी 2/52 यानी 1/26। लेकिन आप देखो कि ऊपर भी एरर की बात करूँगा वो भी सेंटीमीटर में है और नीचे भी सेंटीमीटर में। देखो अगर ये सेंटीमीटर में होगी एरर 0.2, देखो, और नीचे मेरे पास 26 ट्रू वैल्यू वो भी सेंटीमीटर में है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एरर होगी मेरे पास वो कैसी होगी? डायमेंशनल लेस होगी। कैसी होगी? डायमेंशनल लेस होगी। तो सबसे पहले क्वांटिटी क्या है मेरे पास? रिलेटिव एरर। ये थोड़ा सा मैंने बता दें, जब एरर और मेजरमेंट पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे खूब रिलेटिव एरर के बारे में और वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी। ठीक है। रिलेटिव एरर के बाद एक क्वांटिटी मेरे पास आती है जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी R/D से शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी में बताता कि कोई भी फ्लूइड वाटर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा डेंस है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन नीचे हम क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फ्लूइड को लिखते हैं। और जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अपना जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लेके चलते हैं वो चलते हैं वाटर को लेकर के। ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और नीचे वाटर। तो डेंसिटी के लिए भी kg पर मीटर क्यूब और फ्लूइड की हो उसके लिए भी डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये भी कैसी आएगी? डायमेंशनल लेस। तो रिलेटिव डेंसिटी भी मेरे पास क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला। कोई डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए। ठीक है। एक क्वांटिटी मेरे पास होती है स्ट्रेन। क्या होती है स्ट्रेन? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसे कोई रोड है जिसकी इनिशियल लेंथ थी मेरे पास L। कितनी थी? L। अब आपने इसको एक्सटेंड करके ऐसे कर दिया इतना। कितना कर दिया इतना? तो ये डेल्टा L कुछ ज़्यादा होगा। सपोज करो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, इस रोड के ऊपर कोई फोर्स लगाया, L लेंथ की कोई रोड है, फोर्स लगा, तो लेंथ आपने एक्सटेंड करते करते कितनी हो गई है? डेल्टा L हो गई। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? तो ये भी आप कुछ मीटर या सेंटीमीटर में डिफाइन करोगे और लेंथ भी किस में? मीटर या सेंटीमीटर में। तो ये क्वांटिटी मेरे पास कैसी हो जाएगी? डायमेंशनल लेस हो जाएगी। ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। ये नोट कर लिया होगा सबने? ठीक है। देखते हैं आगे और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है मेरे पास। देखो और फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास होंगी, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेन के बाद बात करता हूँ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो ये भी मेरे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे होता है चेंज इन डायमीटर और नीचे होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ, ये भी एक बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये भी कैसी क्वांटिटी होती है? ये भी कुछ मीटर में आएगा।
ये भी कुछ मीटर में आएगा, तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशनल लेस। ठीक है जी। पॉइजन रेशियो के बाद अगर बात करता हूँ, एक मेरे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है कि अगर कोई ब्लॉक मेरे पास रखा है सरफेस के ऊपर m मास का, और इसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ F, तो अप्लाइड फोर्स कितना है, इसके अपोजिट में फोर्स एक्ट करेगी म्यू इंटू एन, जिसको मैं क्या बोलूँगा, फ्रिक्शन फोर्स बोलूँगा। अब फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ बात तो एक ही है, तो और नीचे और क्या लगेगा, नीचे एक्ट करता है mg, और कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा तो वो एक्ट करेगा ऊपर की तरह नॉर्मल। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉ के अंदर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से अगर म्यू ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू बोलते हैं इसको, ये होगा एफ अपॉन एन। तो एफ मेरे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, और एन मेरे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। तो इसकी भी यूनिट होगी न्यूटन और इसकी भी होगी ऐसा यूनिट न्यूटन। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये भी मेरे पास क्या होगा, डायमेंशनल लेस होगा। कैसा होगा, डायमेंशनल लेस। ठीक है जी। एक टर्म मेरे पास होती है एंगल। क्या होती है, एंगल। एंगल भी क्या है मेरे पास, डायमेंशन लेस है। जैसे ये मेरे पास होता है इस तरीके से, अगर ये थीटा हो जाए और ये आर हो जाए, और ये जो आर्क है क्योंकि बहुत छोटा आर्क होता है, इसको हम मान लेते हैं एल। तो एल आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर इंटू थीटा, ये हम लिखते हैं। तो थीटा अगर बहुत छोटा एंगल है तब, तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, एल बाई आर। तो ये एल भी मीटर में, एल भी किस में होगा, मीटर में होगा, और ये आर भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल है, तो थीटा मेरे पास हो जाएगा, ये भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी। कैसी होगी, डायमेंशनल लेस। आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको एंगल के बारे में। एक क्वांटिटी और भी होती है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे मैकेनिक्स में। बस ये समझे कि फाइनल वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के चेंज के रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लेकिन ऊपर चलो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ये भी मीटर पर सेकंड में होगी, और नीचे वाली वेलोसिटी ये भी मीटर पर सेकंड में होगी। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में मेरे पास क्या है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ठीक है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक मेरे पास टर्म होती है जिसको बोलते हैं इफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मेरे पास होती है आउटपुट बाय इनपुट। क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। अभी आउटपुट भी किसी एनर्जी का होगा और इनपुट भी किसी एनर्जी का होगा, तो ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, या फिर आउटपुट किसी और फिजिकल क्वांटिटी का भी हो सकता है। लेकिन जिसका आउटपुट लेंगे उसी का ही हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो दोनों के लिए अगर सपोज करो यहाँ पे मैं एनर्जी लेता हूँ तो नीचे भी एनर्जी, एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल, वो नीचे वाले जूल को कैंसिल कर देगी। तो एफिशिएंसी भी मेरे पास कैसी होती है, ये भी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। तो पॉइजन रेशियो मेरे पास डायमेंशन लेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनल लेस है, एंगल मेरे पास डायमेंशनल लेस है, और ऐसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ऐसे ही मेरे पास एफिशिएंसी। इसको आप नोट करो। फिर कुछ और, ये तो सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने अभी तक आपको लिखाई है वो सब वो हैं जो आप 11th यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। तो अगर मैं 12th वाले पोर्शन की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आपकी वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि कैसे वहाँ पे उनका डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, और उसी के साथ अपना डायमेंशनल फार्मूला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप नोट करो, फिर उसके बारे में हम चलते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। आई होप ये नोट कर लिया होगा आप सबने। ठीक है, तो ये था पॉइजन रेशियो। कुछ ऐसे डायमेंशनल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होती हैं। इसके बाद 12th वाली एक टर्म आती है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम 12th वाला जो पोर्शन होता है मॉडर्न फिजिक्स, और वहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर कुछ टर्म यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी हम डायमेंशन फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको लिखा देता हूँ, वो भी कई बार एग्जाम में एडवांस में उन्होंने पूछा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल कवर कर रहे हैं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल में एक साथ आपको करा दूंगा डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म आती है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो इससे पहले आप एक टर्म देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आप पढ़ते हो चार्ज। क्या पढ़ते हो, चार्ज।
चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। ये होता है मेरे पास I इंटू टी। क्या होता है? I इंटू टी। I मेरे पास होता है करंट और T मेरे पास होता है टाइम। तो चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो I मैंने ऐसा यूनिट मैं आपको लिखवाया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। I को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से, जिसको एम्पियर भी बोलते हैं, और टाइम के लिए मेरे पास होता है T। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज? A इंटू टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है जी। सेकेंड, अब मैं अगर बात करता हूँ डाइपोल मोमेंट के बारे में। देखो, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की अगर बात करूंगा तो अगर मेरे पास एक चार्ज होता है प्लस Q, एक चार्ज होता है माइनस Q, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर मेरे पास होता है R, क्या होता है? R, तो उसको क्या बोलता हूँ मैं? डाइपोल मोमेंट बोलता हूँ। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? चार्ज, यानी इस पूरे सिस्टम को मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे? इस पूरे सिस्टम को मैं बोल दूंगा कि ये मेरे पास क्या है? एक डाइपोल मोमेंट है। तो Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? ये होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये होगा। तो डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से। ठीक है जी। P से रिप्रेजेंट करने के चार्ज के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? A इंटू टी, और डिस्टेंस के लिए सिंपल हो जाता है L। तो डाइपोल मोमेंट के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो A/L/T। A किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी किसी चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्ट करेगा वो मेरे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रेशियो। और यहाँ पे फोर्स मेरे पास जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। फोर्स तो कोई भी हो, मैंने आपको बताया था सेम डायमेंशन फॉर्मूला रहता है mL/T-2, और चार्ज के लिए मैंने क्या बोला है? A इंटू टी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर इसको E से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर लिखूंगा इसको लिख सकता हूँ M, क्या लिख सकता हूँ? E को, इसको लिख सकता हूँ mL A इनवर्स और T की पावर -3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। एक मेरे पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने लिखा है डायमेंशन फॉर्मूला mL/A-1 T की पावर -3, और एरिया के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा L²। तो यहाँ से जो फाई की यूनिट मेरे पास आएगी वो आएगी mL³ A-1 T की पावर -3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो फ्लक्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा नोट कर लिया होगा आपने कि चार्ज डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्क्रीन को रोक करके इसको आराम से नोट करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो एक होता है मेरे पास क्यूरी। क्यूरी मेरे पास क्या है? रेडियो एक्टिव केस के अंदर पढ़ते हैं, जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है उसमें इसको डिफाइन करते हैं क्यूरी। ये होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट टाइम, या फिर इसको बोल देते हैं नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इस फॉर्म में भी कई बार इसको बोला जाता है, लेकिन जनरली क्या बोलेंगे? क्यूरी बोलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम तो कॉन्स्टेंट होगा, इसके लिए तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और टाइम के लिए होता है टी। तो क्यूरी के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला T-1, ये डिफाइन कर सकते हैं। एक मुझसे पूछता है डायमेंशन फॉर्मूला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी फ्री स्पेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना पास कराने की कैपेसिटी है किसी एटमॉस्फेयर की, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम की फ्री स्पेस की। ठीक है, या फिर एयर की। तो ये फॉर्मूला मेरे पास होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला में निकालना चाहूँ तो लिखूंगा F इंटू आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2, क्योंकि 1/4 ये तो मेरे पास कॉन्स्टेंट है, इसके लिए तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइंड होगा ही नहीं। तो F इंटू आर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा और नीचे Q1/Q2। तो यहाँ पे फोर्स के लिए लिखूंगा ML_T-2, आर के लिए लिखूंगा L स्क्वायर डिवाइड बाय, और चार्ज के लिए क्या लिखूंगा AT स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज हैं। तो यानी यहाँ पे अगर डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, ML स्क्वायर ML क्यूब T की पावर -2, और इसको अगर मैं ऊपर जाऊँगा लेके जाऊँगा ये हो जाएगा A की पावर -2 T की पावर -2, ये हो जाएगा A की पावर -2 T की पावर -2। ये L क्यूब मैंने नीचे कर दिया, ये एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना आएगा, ये आएगा ML क्यूब T की पावर -4 A की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन डायमेंशन फॉर्मूलों को मेरे हिसाब से आप याद ना रखें, इस बेसिक फॉर्मूले को याद रखें कि F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल सकते हैं। एक होता है मेरा परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइंड होता है जिसको म्यू नॉट भी बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, म्यू नॉट। तो C = होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C मेरे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट बोले या फिर स्पीड बोले, जो यूनिट है, जो मीटर पर सेकेंड है, वो तो सेम ही रहेगा, और 1/4μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, देखो नीचे आएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसकी मुझे क्या बताना है, डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो क्या लिखूँगा, 1/μ0 C स्क्वायर 1/, ये लिख सकते हैं सिंपल, ML क्यूब T की पावर -4 A की पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट। और स्पीड होती है तो इसके लिए क्या लिखूँगा, LT-1 स्क्वायर। तो ओवरऑल जो यूनिट यहाँ पे निकल के आएगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी या फिर स्क्वायर से लिख लो, ये इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर म्यू नॉट के लिए मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये सारे टर्म ऊपर जा करके चेंज हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा मेरे पास ऊपर M इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास L की पावर -5, ये मेरे पास हो जाएगा T की पावर 6, और ये हो जाएगा A की पावर 2। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये आएगा मेरे पास M की पावर -1, L की पावर -5, T की पावर 6 और A की पावर 2। जहाँ पे एक इसको डिनोट कर रहा है, करंट को डिनोट कर रहा है। इसको नोट करो, फिर दो क्वांटिटी और हैं उसको भी हम कर लेते हैं। आई होप ये सब ने नोट कर लिया होगा। स्क्रीन पॉज करके आराम से इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो QD लिख लिया हमने, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में लिख लिया, कैसे निकालेंगे म्यू नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में भी हम देख चुके हैं। ठीक है जी, ओके। एक टर्म यहाँ पे आपसे पूछता है कई बार, एक टर्म आपसे कई बार पूछता है जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, कैपेसिटेंस को। अब कैपेसिटेंस के लिए अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है चार्ज = Q = C × V। क्या होता है, Q = C × V। तो C कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। ये रिलेशन हम पढ़ेंगे 12th में जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो Q मेरे पास है चार्ज, चार्ज के लिए मेरे पास A × T ये लिखते थे, और V मेरे पास है पोटेंशियल। याद करो मैंने आपको लिखवाया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट मास। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऊपर तो मेरे पास A × T है। इस चार्ज को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो चार्ज के लिए फिर से A × T लिखूँगा यूनिट, और वर्क डन के लिए क्या लिखते हैं,
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो कैपेसिटेंस के लिए जो मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला आएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ऊपर तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे मेरे पास है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो कैपेसिटेंस मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एम माइनस वन ए स्क्वायर एल माइनस टू और टी फोर। टी की पावर कितना, 4। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। टी की पावर कितना है यहाँ पे, ये टी की पावर 4। तो एम की पावर -1 ए स्क्वायर, एल की पावर -2 और टी की पावर ये कितना है यहाँ पे है -2 और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो टी की पावर 4। तो एक कैपेसिटेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। एक मेरे पास, मैं आपको और लिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ ले, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओम्स लॉ से हम एक रिलेशन हमें पता है V = IR। ये अलग बात है कि इसको हम ओम्स लॉ नहीं बोलते, ओम्स लॉ अलग होता है। तो V = IR जनरली हम डिफाइन करते हैं। तो R हो जाएगा V/I। V होता है मेरे पास पोटेंशियल, V मेरे पास पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और नीचे मेरे पास है करंट। तो R के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन के लिए क्या लिखूँगा, mL² T - 2। चार्ज मेरे पास है A × T और I, यह है एम्पियर, इसको लिखूंगा कैपिटल ए करंट के लिए। तो ये नहीं क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा mL² T - 2, नीचे मेरे पास A² T। तो रेजिस्टेंस के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास mL² A की पावर -2 और T की पावर -3। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। तो ये कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो इसी के साथ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, कुछ एप्लीकेशन भी हैं इसके, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।